हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जिसमें आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रगतिवाद। आज हम प्रगतिवाद का भाग एक करने वाले हैं। इसमें जो भी आज की महत्वपूर्ण थ्योरी है या आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले हैं इसकी थ्योरी में से आज हम वो आपको कराने वाले हैं, और यहीं से ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम अब तक की बात करें तो आधुनिक काल के अंतर्गत अब तक हमने आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग कंप्लीट आपको थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको करा दिया है। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रगतिवाद। आज हम प्रगतिवाद के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने वाले और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट इससे बनने वाले थे वो भी हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो चलिए पहले हम इसके समय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसके समय सीमा की बात करें तो छायावाद के अंत से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावाद की बात करें तो छायावाद का जो समय माना जाता है वो 1918 से 1936 का समय किसका माना गया है? छायावाद का माना गया है। वहीं अगर हम प्रगतिवाद की बात करें 1936 यानी कि छायावाद के अंत से 1936 से 1943 तक का समय किसका माना गया है? प्रगतिवाद का माना गया है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रगतिवाद के अर्थ की बात करें तो प्रगतिवाद जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बनाए, प्रगति और वाद। प्रगतिवाद शब्द की बात करें तो प्रगतिवाद शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बनाए, प्रगति और वाद। अगर हम प्रगति की बात करें तो प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना या आगे क्रियाशील रहना, आगे की ओर बढ़ना या चलना, विशेष गति से आगे बढ़ना या क्रियाशील होना। तो ये प्रगति का अर्थ। अगर हम वाद की बात करें तो किसी निश्चित दृष्टिकोण के दायरे में बंधना। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रगतिवाद का जो शाब्दिक अर्थ हुआ है वो क्या हुआ है? वह वाद जो आगे बढ़ने में क्या रखता हो? विश्वास रखता हो, उसे क्या कहा गया है? प्रगतिवाद कहा गया है। वैसे अगर हम देखें तो प्रगतिवाद जो शब्द है उसका अर्थ वो बहुत ही व्यापक हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रगतिवाद का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है उसे क्या कहा गया है? प्रगतिवाद कहा गया है। आई होप आपकी समझ में आ गया हो कि प्रगतिवाद शब्द का अर्थ क्या है। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक युग में आपको कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिला है। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। काफ़ी रचनाएं आपको वहाँ पर देखने को मिली, पत्रकारिता और आपको नाटक कहानियाँ आपको कहाँ पर देखने को मिली? भारतेंदु युग में देखने को मिली। हास्य व्यंग्य रचनाएं भी आपको भारतेंदु युग में देखने को मिली। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, पत्रकार, रंगमंच का जनक किसे कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम क्या हुआ? उस भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। वही अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो काफ़ी परिवर्तन आपको द्विवेदी युग में भी देखने को मिले। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है सरस्वती पत्रिका, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो खड़ी बोली का ज़्यादा से ज़्यादा विकास आपको कहाँ पर देखने को मिला? द्विवेदी युग में देखने को मिला। जो भी भाषा की त्रुटियाँ थी काफ़ी सुधार वहाँ पर आपको देखने को मिला। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद में भी आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले, और आपको लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली आपको कहाँ पर देखने को मिली? छायावाद में देखने को मिली। वहीं पर महत्वपूर्ण बात करें तो जयशंकर प्रसाद से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया है? छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद को आगे चलकर दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया, जिसमें आपको हालवाद और राष्ट्रीय काव्य धारा आपको देखने को मिले। एक तरफ तो आपको प्रेमपूर्ण से ओतप्रोत रचनाएं आपको कहाँ पर देखने को मिली? हालवाद के कवियों में देखने को मिली। वहीं आपको राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं आपको राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में आपको देखने को मिली। तो इस प्रकार हर एक युग में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता हो तो क्या कहलाए? प्रगतिवाद कहलाए। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए रचनाएं कहाँ पर लिखी गई? प्रगतिवाद में लिखी गई। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग एक विशेष काव्य धारा के लिए क्या हो गया था? रूढ़ हो गया था। तो अभी भी ध्यान रखते हुए चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगतिवाद है अर्थात मार्क्सवाद के अनुकरण
पर जो साहित्य लिखा गया है वे क्या कहलाए, प्रगतिवाद साहित्य कहलाए। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रगतिवाद है क्या। अगर यहाँ पर देखिए प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में किसका अनुकरण किया गया, मार्क्सवाद का किया गया। तो आपकी समझ में आ रहा, आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि मार्क्सवाद है क्या। अगर मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद का अर्थ क्या है, सामाजिक परिवर्तन की क्या है, एक विचारधारा। किसे कहा गया है, मार्क्सवाद को कहा गया है। और मार्क्सवाद में क्या है, मानव सभ्यता और समाज को हमेशा दो वर्गों में विभाजित किया गया। किसने, मार्क्सवाद। अगर मार्क्सवाद की बात करें तो इसने क्या है, मानव सभ्यता को और समाज को क्या किया गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक वर्ग में इन्होंने क्या रखा है, शोषक वर्ग। दो वर्गों में इन्होंने विभाजित किया है मानव सभ्यता और समाज को, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक और शोषित वर्ग। अगर हम शोषक वर्ग की बात करें तो शोषक वर्ग में इन्होंने पूंजीपतियों को क्या रखा है, शोषक वर्ग में रखा है। पूंजीपतियों को किस में रखा है, शोषक वर्ग में रखा है। वही अगर शोषित वर्ग की बात करें तो मजदूर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मजदूर वर्ग को किस में रखा है, इन्होंने शोषित वर्ग में रखा है। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो मार्क्सवाद ने हमेशा क्या मानव सभ्यता और समाज को दो वर्गों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो वहीं पर अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो मार्क्सवाद के अनुकरण पर जो साहित्य लिखा गया वो प्रगतिवाद साहित्य कहलाए। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो प्रगतिवाद में आपको मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और किसान वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य रचा गया वो प्रगतिवाद काव्य कहलाए। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों ही पॉइंट आपके एक ही पॉइंट से दो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो नागार्जुन क्या है, प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वही अगर हम बात करें इसके आदि प्रवर्तक की बात करें तो आदि प्रवर्तक में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले एग्जामिनर कि प्रगतिवाद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वहाँ पर आपका आंसर होने वाला है नागार्जुन। अगर आदि प्रवर्तक के बारे में पूछ ले तो आपका आंसर होने वाला है कार्ल मार्क्स। तो आपके दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर क्या है, आधारित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से कि प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर क्या है, आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवाद क्या कहलाए, वे काव्य क्या कहलाए, प्रगतिवाद काव्य कहा जाता है। यानी कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे प्रगतिवाद काव्य कहा जाता है। तो अभी भी नोट करते हुए चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिवाद में किस वर्ग को ध्यान में रखकर क्या किया गया, साहित्य की रचना की गई। तो मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया वो प्रगतिवाद काव्य कहलाए। तो आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं अब देख लेते हैं। प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। इनकी परिभाषा है अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर पहले नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इसकी परिभाषा क्या दी है, तो यहाँ पर देखें तो सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो काव्य रचना हुई वही क्या है, प्रगतिवाद है। एक पॉइंट यहाँ से अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि प्रगतिवाद को उपयोगितावाद किसने कहा है। तो प्रगतिवाद को जो दूसरा नाम दिया है उपयोगितावाद, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा दिया गया है। तो आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रगतिवाद को क्या, प्रगतिवाद ना कहकर नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे क्या कहा है, उपयोगितावाद कहा है। तो आप यह भी ध्यान रखते चलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया एग्जाम में कि वाजपेयी ने प्रगतिवाद को क्या कहा है, बैठे ढाले लोगों का धंधा कहा है। तो अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ विद्वान क्या मानते हैं, प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद भी कहकर पुकारते हैं। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। कुछ विद्वानों ने क्या माना है, सामाजिक यथार्थवाद किसे कहा है, प्रगतिवाद को कहा है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम एक परिभाषा की बात करें तो कला संसार को बदलने के लिए ये प्रगतिवाद का मुख्य नारा है। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की बात करें, इनके नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका पूरा नाम क्या है। यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछ लेता है तो गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम क्या है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो इनकी बात करें, इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या है, प्रगतिवाद है। आप ये ध्यान रखते चलेगा। महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है इनके द्वारा। अगर हम यहाँ से देखें, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, मैंने नोट लगाकर लिखा है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द को किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो मुक्तिबोध द्वारा सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द, यहाँ पर शब्द की बात कर रहे हैं, प्रगतिवाद शब्द जो दिया गया वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो
गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा किया गया। अगर हम इनकी बात करें तो 1942 में इनके द्वारा एक लेख लिखा गया। 1942 में इनके द्वारा लेख लिखा गया, प्रगतिवाद एक दृष्टि। प्रगतिवाद एक दृष्टि इनके द्वारा क्या लिखा गया, एक लेख लिखा गया 1942 में। तो उसमें इन्होंने सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का क्या क्या प्रयोग किया। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगतिवाद से पहले इसका जो शब्द दिया गया था, प्रगतिवाद के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था, तो प्रगतिवाद के लिए पहले प्रगतिशील साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रगतिवाद के लिए पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो प्रगतिशील साहित्य शब्द का क्या किया जाता था, प्रगतिवाद के लिए क्या किया जाता था, इसका प्रगतिशील साहित्य शब्द का प्रयोग पहले किया जाता था प्रगतिवाद के लिए। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। और सर्वप्रथम जो प्रगतिवाद शब्द है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया, वो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा किया गया। इन्होंने एक लेख लिखा 1942 में, प्रगतिवाद एक दृष्टि। उसमें इन्होंने सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा रामविलास शर्मा के अनुसार इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है और मनुष्य के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा कि प्रगतिशील साहित्य से मतलब ऐसे साहित्य से है जो समाज को, यानी कि जो समाज को आगे बढ़ाता है और मनुष्य का क्या है, विकास करने में क्या है, सहायक है। किसके द्वारा कहा गया है, रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगर हम यहाँ पर देखें, गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है कि दर्शन में जो द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही क्या है, प्रगतिवाद है। आपको यहाँ पर देख लीजिएगा तो कमी बारीकी अंतर यहाँ पर आपको मुक्तिबोध और गणपति चंद्र गुप्त की परिभाषाओं में देखने को मिलेगा। अगर मुक्तिबोध की बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, राजनीतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या है, प्रगतिवाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारीकी अंतर, एक ही शब्द का यहाँ पर आपको अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं आप गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि दर्शन में जो द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही क्या है, साहित्य में प्रगतिवाद है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इन्होंने ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रगतिवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा किया गया। अपने एक लेख में प्रगतिवाद एक दृष्टि, जो 1942 में इनके द्वारा एक लेख लिखा गया। लेकिन ये किसने कहा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया कि प्रगतिवाद शब्द सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगति एक दृष्टि 1942 में किया। तो आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम आधुनिक काल में सन 1936 से लेकर 1943 ईस्वी के कालखंड को अधिकांश विद्वान ने सर्वसहमति से प्रगतिवाद माना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अधिकांश विद्वानों ने प्रगतिवाद का जो समय माना है वो 1936 से 1943 ही माना है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर इस कथन के समर्थन की बात करें तो सबसे बड़ा जो आधार रहा है वो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। तो इस कथन का जो समर्थन सबसे बड़ा जो इस कथन का जो समर्थन हुआ है वो क्या रहा है कि 1936 में क्या किया गया, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में की गई, तो 1936 में की गई। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें प्रगतिवाद का इतिहास एक महत्वपूर्ण रहा है और यहाँ से भी आपको इसका इतिहास जानने की भी आपको ज़रूरत है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सन 1933 में गांधी जी ने जो कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए, यानी कि महात्मा गांधी जी 1933 में क्या हुए, कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से क्या हुए, अलग हुए और उन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवाद दृष्टिकोण को क्या क्या अपनाया। यानी कि अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से कब अलग हुए, तो 1933 में क्या हुए, इसकी सक्रिय राजनीति से क्या हुए, अलग हुए और उन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवाद दृष्टिकोण को क्या क्या अपनाया। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसी विचारधारा के तहत सन 1934 ईस्वी में समाजवादी दल की क्या की गई, स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि समाजवादी दल की स्थापना कब की गई, तो 1934 ईस्वी में क्या की गई, समाजवादी दल की स्थापना की गई। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव
राइटर्स एसोसिएशन का क्या किया गया, प्रथम अधिवेशन हुआ। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1935 ईस्वी में EM फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में क्या किया गया, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन किया गया। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पेरिस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर लंदन में सन 1935 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एक ही पॉइंट से यहाँ पर बन रहे हैं कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई, यानी कि कब की गई। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और किसका अनुकरण करके की गई, यानी कि अगर हम किससे प्रेरणा लेकर की गई तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि पेरिस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर लंदन में सन 1935 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर द्वारा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। और सन 1935 ईस्वी में ही इस संघ की क्या की गई, घोषणा पत्र जारी की गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई और सन 19 कब से इसकी क्या की गई, इसका घोषणा पत्र कब जारी किया गया, 1935 ईस्वी में इस संघ का क्या किया गया, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में क्या किया, प्रकाशित किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पत्रिका में इसे क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। तो प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में क्या किया, इसे प्रकाशित किया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। और एग्जाम की दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके, एक ही पॉइंट से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। सन 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की क्या की गई, अधिवेशन किया गया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन किया गया है। तो प्रथम जो अधिवेशन किया गया वो प्रेमचंद की अध्यक्षता में किया गया। कहाँ पर किया गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, तो लखनऊ में किया गया। कब किया गया, 1936 में किया गया। आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपसे एग्जामिनर चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। जो भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से भी आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत की युगांत जो 1936 में रचना की गई उसे छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा गया है। यहाँ से कई बार पूछा गया है कि अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद का जो प्रारंभ माना गया है वो किसे माना गया है, तो जयशंकर प्रसाद की झरना कृति जो 1918 में जिसकी रचना की उससे क्या माना जाए, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन अगर हम इसके छायावाद के अंत की बात करें तो युगांत रचना जो सुमित्रानंदन पंत की रचना रही है जो 1936 में उसकी रचना की गई उसे क्या कहा गया है, छायावाद का अंत माना गया है। और इसी युगांत रचना को क्या कहा गया, छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा गया है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छायावाद के अंत का घोषणा पत्र किसे कहा गया है, तो युगांत रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा गया है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कि प्रगतिवाद का जो प्रारंभ माना जाता है वो किस कृति से माना जाता है, तो युगांत कृति से क्या माना जाता है, प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। और क्या कहा गया है, प्रगतिवाद का मैनिफेस्टो इसे कहा गया है। अगर हम छायावाद के मैनिफेस्टो की बात करें तो पल्लव रचना को क्या कहा गया है, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो युगांत रचना को क्या कहा है, प्रगतिवाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। आपको ये अलग अलग पॉइंट है, आपको ध्यान रखते चलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और छायावाद के अंत का घोषणा पत्र किसे कहा गया, युगांत रचना को कहा गया। और प्रगतिवाद का प्रारंभ भी इसी रचना से माना जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन यहाँ से एक ही पॉइंट से बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सन 1937 ईस्वी में निराला की रचना वह तोड़ती पत्थर प्रकाशित हुई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रचना आपको अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में आपको मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, यानी कि दलित वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग को दृष्टि में रखकर क्या किया गया, साहित्यिक रचना यहाँ पर रची गई। तो अगर यहाँ पर देखें निराला की जो महत्वपूर्ण रचना रही है वह तोड़ती पत्थर जो 1937 में प्रकाशित हुई, तो इसमें भी आपको यहाँ पर मजदूर वर्ग को यहाँ पर एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। अगर हम निराला की बात करें, वैसे तो निराला छायावाद के कवि है, लेकिन अगर हम इनकी रचना की बात करें 1937 में इनकी रचना प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवाद में इनकी रचना प्रकाशित हुई वह तोड़ती पत्थर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी, निराला जी द्वारा रचित, और इसमें इन्होंने मजदूर वर्ग को एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक महत्वपूर्ण रचना रही है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निराला की रचना वह तोड़ती पत्थर कब प्रकाशित हुई, तो 1937 ईस्वी में ये क्या रचना इनकी प्रकाशित हुई। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे पॉइंट की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सन 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। अगर आपसे पहले अधिवेशन की बात करें तो कहाँ पर हुआ, ये लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ,
प्रेमचंद की अध्यक्षता में किया गया है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर आपसे प्रथम अधिवेशन की बात करें और द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट रचना की बात करें, 1939 में भगवती चरण वर्मा की रचना भैंसा गाड़ी का प्रकाशन किया गया। एक महत्वपूर्ण रचना रही है भैंसा गाड़ी भी, जो किसकी रचना रही है, भगवती चरण की रचना रही है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 1939 में बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपनी पत्रिका विशाल भारत में शिवदान सिंह चौहान के साथ प्रगतिशील साहित्य की क्या की आवश्यकता पर कह दिया, बल दिया। आप ये भी नोट करते हैं चलेगा। किसकी बात करें, विशाल भारत की बात करें तो 1939 में बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपनी पत्रिका, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल भारत पत्रिका किसकी पत्रिका रही है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका है विशाल भारत, जिसमें अगर हम बात करें शिवदान सिंह चौहान के साथ इन्होंने प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता पर कह दिया, बल दिया। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, प्रगतिवाद की प्रधान पत्रिका की बात करें तो सुमित्रा नंदन की रूपाब जो 1938 में इसकी रचना की, तथा प्रेमचंद की हंस पत्रिका 1930 है। यानी कि इसकी प्रधान पत्रिका की बात करें प्रगतिवाद की तो सुमित्रा नंदन पंत की रूपाब और प्रेमचंद की हंस पत्रिका है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुक्तिबोध ने सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का क्या क्या प्रयोग किया। इन्होंने एक लेख लिखा है प्रगतिवाद एक दृष्टि, तो आप ये अभी ध्यान रखते हुए चलेगा। और सर्वप्रथम प्रगतिवाद जो शब्द का जो इन्होंने प्रयोग किया वो मुक्तिबोध द्वारा किया गया 1942 में। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से क्या माना जाता है, प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। अगर हम प्रगतिवाद के अंत की बात करें तो किससे माना जाता है, तो अज्ञे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से क्या माना जाता है, प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। अगर प्रारंभ की बात करें तो युगांत से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट आपको ध्यान से देखते हुए चलना है कि 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक के बारे में, ये प्रथम तार सप्तक से क्या माना जाता है, प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। हम आगे आपको वीडियो में आपको अज्ञे द्वारा हम तार सप्तक के बारे में भी आपको पढ़ाने वाले हैं, तो हम इसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल से बताने वाले हैं। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रगतिवाद का अंत प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रगतिवाद और छायावाद में क्या अंतर है। अगर हम छायावाद की बात करें, इनके अंतर की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इनके अंतर से भी। तो अगर हम छायावाद की बात करें, छायावाद में आपको कल्पना प्रधान, आपको छायावाद में क्या प्रधानता देखने को मिली, कल्पना की प्रधानता देखने को मिली। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर प्रगतिवाद की बात करें तो यथार्थता की प्रधानता आपको कहाँ पर देखने को मिली, प्रगतिवाद में देखने को मिली। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, छायावादी काव्य में आपको लाक्षणिकता प्रतीकात्मक आपको कहाँ पर शैली कहाँ पर देखने को मिली, छायावाद में देखने को मिली। जबकि अगर हम इसकी बात करें प्रगतिवाद काव्य में आपको सपाट बयानी की प्रधानता आपको देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रगतिवाद में आपको क्या देखने को मिला, तो आपको प्रगतिवाद काव्य में क्या देखने को मिला, सपाट बयानी की प्रधानता आपको देखने को मिली। और छायावाद में आपको लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता की क्या मिली, प्रधानता देखने को मिली। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रगतिवाद में आपको अगर छायावाद की बात करें तो छायावाद आपको व्यक्ति प्रधान काव्य कहाँ पर लिखा गया, छायावाद में लिखा गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें प्रगतिवाद में तो आपको समाज प्रधान काव्य कहाँ पर देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रगतिवाद में आपको समाज प्रधान काव्य आपको देखने को मिला। अगर हम यहाँ प्रगतिवाद के बारे में, जैसे कि हमने आपको बताया कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और किसान वर्ग को दृष्टि में रखकर प्रगतिवाद में क्या लिखा गया, साहित्य लिखा गया। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। तो छायावाद क्या था, व्यक्ति प्रधान था, और जबकि प्रगतिवाद समाज प्रधान है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। छायावादी काव्य का दार्शनिक आधार भारतीय है, जबकि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, पाश्चात्य है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, छायावाद काव्य में ईश्वर के प्रति आस्था है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलेगा कि छायावाद की बात करें तो छायावाद में आपको ईश्वर के प्रति आस्था देखने को मिली, लेकिन प्रगतिवाद में आपको ईश्वर के प्रति अनास्था देखने को मिली। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम छायावाद की बात करें, छायावादी स्वांत सुखाय पर आधारित है, जबकि प्रगतिवाद बहुजन हिताय पर आधारित है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे देख लेते हैं इनकी प्रगतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इनकी विशेषताओं से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलना है।
अगर हम यहाँ पर देखें विशेषताओं के बारे में, तो शोषण एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश कहाँ पर देखने को मिला, आपको प्रगतिवाद में देखने को मिला। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाग्यवादी दृष्टि का क्या मिला, यहाँ पर विरोध भी आपको देखने को मिला। सामाजिक क्रांति का भाव भी आपको कहाँ पर देखने को मिला, प्रगतिवाद में देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शैलीगत विशेषताएं आपको कहाँ पर देखने को मिली, प्रगतिवाद में देखने को मिली। शोषित एवं मजदूर वर्ग के प्रति दया एवं सहानुभूति आपको देखने को मिली। अगर हम प्रगतिवाद की बात करें तो मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और किसान वर्ग को ध्यान में रखकर ही क्या साहित्य किया गया, प्रगतिवाद में साहित्य की रचना की गई। और यहाँ पर शोषित और मजदूर वर्ग के प्रति दया भाव भी आपको कहाँ पर देखने को मिला, आपको प्रगतिवाद में देखने को मिला। सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन भी आपको प्रगतिवाद में देखने को मिला। जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मार्क्सवाद में आस्था भी यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि मार्क्सवाद का अनुकरण करके ही यहाँ पर क्या लिखा गया, साहित्य लिखा गया। मार्क्सवाद ने, अगर हम देखें यहाँ पर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है, शोषक और शोषित वर्ग में, तो उसी को अनुकरण करते हुए यहाँ पर प्रगतिवाद में क्या लिखा गया, काव्य की रचना, साहित्य की रचना की गई। अभी भी ध्यान रखते हुए चलेगा कि मार्क्सवाद में आस्था भी कहाँ पर दिखाई दी, प्रगतिवाद में आपको दिखाई दी। विश्व बंधुत्व की भावना भी आपको कहाँ पर दिखाई दी, प्रगतिवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। शोषण मुक्त समाज की कल्पना भी कहाँ पर की गई, कि शोषण से मुक्त समाज की कल्पना प्रगतिवाद में की गई। ईश्वर सत्ता में अविश्वास भी कहाँ पर देखने को मिला, आपकी प्रगतिवाद की विशेषताओं में आपको देखने को मिला। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या थी, विशेषताएं थी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आज तक यही कंटेंट लेकर आए थे, यहाँ तक कि हम कराने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ कंटेंट है वो आपको कराने वाले हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में कराने वाले हैं। तो हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर लिखें। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।